हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम फिजिक्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में बड़े ही रोचक, मनोरंजक, सरल और प्रभावशाली तरीके से समझेंगे। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बात करेंगे। इंग्लिश मीडियम के लिए हमारे वीडियोस अलग से होंगे। 12th फिजिक्स का जो सिलेबस है स्पेशली बच्चों ये 3 शाखाओं में बांटा गया है। एक विद्युत है, एक प्रकाशिकी है, आधुनिक भौतिकी है। शुरू की 4 यूनिट्स 1 से 4 तक विद्युत के बारे में है और विद्युत और चुंबकत्व साथ में। प्रकाशिकी में हम विद्युत चुंबकीय तरंगों को भी शामिल कर देते हैं, तो 2 यूनिट हम इधर पढ़ेंगे और लास्ट की 4 यूनिट मॉडर्न फिजिक्स में आधुनिक भौतिकी जिसको हिंदी में बोलते हैं। कुल मिला के 10 यूनिट का जो सिलेबस है, 1 से 10 तक जो यूनिट हैं उसमें 1 से 4 तक एक ब्रांच में पढ़ेंगे, 5वीं और 6वीं दूसरी ब्रांच में पढ़ेंगे और 7 से 10 तक आधुनिक भौतिकी में पढ़ेंगे। आज हम बात करते हैं विद्युत की। विद्युत क्या चीज है? विद्युत को इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, राइट। विद्युत जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि ये भौतिकी की एक शाखा है। कौन सी शाखा है? विद्युत भौतिकी की वो शाखा है जिसमें आवेशों से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of phenomena related to charges। तो इसमें एक शब्द आया बच्चों, आवेश। आवेश क्या चीज है? तो वास्तव में आज के इस लेक्चर में हम आवेश के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। आवेश के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक। तो विद्युत का जो अध्ययन है ये 2 और भागों में बांट दिया गया। एक स्थिर वैद्युत और एक गतिक वैद्युत या गतिक वैद्युत। इसका दूसरा नाम धारा विद्युत भी होता है या धारा विद्युत। स्थिर वैद्युत में आवेश स्थिर रहेगा, गतिक विद्युत में आवेश गति करेगा। कुल मिला के एक बार फिर से समझेंगे। विद्युत मतलब आवेशों का अध्ययन। आवेश अगर स्थिर अवस्था में रहे तो स्थिर विद्युत, आवेश अगर गति करने लगे तो गतिक विद्युत या धारा विद्युत, ठीक। तो स्थिर अवस्था में जब तक आवेश रहेगा तब तक स्थिर विद्युत कहलाएगा। तो पहली जो हमारी यूनिट है, यूनिट फर्स्ट जो 12th का है, ये इसका नाम है स्थिर वैद्युत। ओके, तो स्थिर वैद्युत की परिभाषा हम कैसे देंगे? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। कैसे परिभाषित करेंगे स्थिर वैद्युत को? तो वैद्युत यानी भौतिकी की वह शाखा जिसमें आवेशों से संबंधित घटनाओं का अध्ययन होगा, और स्थिर वैद्युत यानी भौतिकी की वह शाखा जिसमें आवेशों से संबंधित घटनाओं का अध्ययन होगा लेकिन आवेश स्थिर अवस्था में होगा। यानी स्थिर अवस्था में आवेशों का अध्ययन भौतिकी की जिस शाखा में होता है उसे स्थिर वैद्युत कहते हैं, ठीक। तो ये तो छोटी छोटी परिभाषाएं जो आपको समझना जरूरी है, पेपर में ये नहीं आएंगी। लेकिन आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज चार्ज, आवेश। आवेश क्या चीज है? ओके, सी हियर, आवेश क्या है? आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। तो आवेश को अच्छे से समझेंगे आज हम। आवेश है पदार्थ का अंतर्निहित गुण। अंतर्निहित गुण बोला मतलब क्या? जैसे खुशी, उत्साह, दुख, घमंड हमारे अंतर्निहित गुण होते हैं। जैसे कभी हम खुश होते हैं तो क्या करते हैं? अच्छे मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे, है ना, झूमेंगे, गाएंगे। अगर खुश रहेंगे तो, टेंशन में रहेंगे तो, गुस्सा आएगी तो क्या करेंगे? तोड़ फोड़ बचाएंगे, चिल्ला चोट बचाएंगे, चीखेंगे, मारेंगे। बात समझ में आ रही है? हमारे अंतर्निहित गुण खुशी,
कभी जब आती है तो हमारे एक्शन अलग होता है। अगर हमारा अंतर्निहित गुण गुस्सा हमारे ऊपर आने लगे, गुस्सा बाहर आ जाए, तो हमारे एक्शन, हमारी क्रियाकलाप अलग होते हैं। ऐसे ही द्रव्य की, द्रव्य बोले तो द्रव्य में सब कुछ शामिल है। ठोस, द्रव, गैस, चालक, कुचालक, जिंदा, मुर्दा, पत्थर, पहाड़, नदी, नाले, पेड़ पौधे, सब। ठीक। द्रव्य, द्रव्य का अंतर्निहित गुण है। अंतर्निहित मतलब इनहेरेंट प्रॉपर्टी, हमेशा नहीं दिखेगी। जैसे गुस्सा हमारी हमेशा नहीं दिखती, खुशी हमेशा नहीं दिखती, ऐसे ही आवेश हमेशा नहीं दिखेगा। लेकिन आवेश जब भी दिखेगा तो द्रव्य का एक्शन थोड़ा अलग हो जाएगा। तो सुनिएगा जरा, आवेश द्रव्य का एक अंतर्निहित गुण होता है जिसके आने पर द्रव्य विद्युतीय एवं चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करने लगता है। मतलब आवेश जब आएगा तो इसमें विद्युतीय प्रभाव आ जाएगा। जैसे एक लोहे की रॉड आप हाथ से पकड़ो, कुछ नहीं होता, करंट नहीं लगता, लेकिन उसको अगर प्लग में लगा दो, स्विच में लगा दो तो आपको करंट लग जाता है। वही लोहे की रॉड है, एक बार आपको करंट नहीं लग रहा है, एक बार आपको करंट लग रहा है। आप कुर्सी पे बैठ के देखो, कभी कुर्सी पे बैठ जाओ, एक जन पांव ऊपर कर लो, टॉबिक से ऐसे ऐसे हिलाओ, फिर आप किसी चीज को टच करो तो एकदम चट की आवाज आती है, झटका सा लग जाता है। क्या है? जब हमारे अंदर आवेश आएगा तो क्या होगा, हम विद्युतीय प्रभाव प्रदर्शित करने लगेंगे, चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करने लगेंगे, रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित करने लगेंगे। बात समझे? तो आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके आने पर पदार्थ विद्युतीय, चुंबकीय, रासायनिक, ऊष्मीय और अन्य संबंधित प्रभाव प्रदर्शित करने लगता है। अब बात आती है कि ये आवेश आता कैसे है? आवेश आता कैसे है? तो वास्तव में जो आवेशन की विधियां हैं, आवेशन की विधियां हैं, ये एक तो है घर्षण द्वारा। कैसे? घर्षण द्वारा। एक है चालन द्वारा और एक है प्रेरण द्वारा। किसी वस्तु को हम इन तीन तरीकों से आवेश दे सकते हैं। घर्षण द्वारा कैसे? घर्षण द्वारा तो बड़ा सिंपल है। आप एक प्लास्टिक का स्केल ले लीजिए, तेल लगा हो आपके बालों में और स्केल को बालों में रगड़िए और थोड़ी देर बाद देखिए, ऐसे कीजिए तो धूल के कण उचक के उसमें चिपक जाएंगे, कागज के छोटे छोटे टुकड़े उसमें आके चिपक जाएंगे, आपके ये जो बाल है ये ऊपर को खींचेंगे। ऐसा होता है। ये घर्षण के द्वारा आवेशन है। चालन के द्वारा आवेशन कैसा है? चालन जैसे हमने 11th में पढ़ा था, रॉड को एक तरफ रख दो गर्म से गर्म भाग के संपर्क में, धीरे धीरे उसमें चल के दूसरी तरफ आ जाती है, ये चालन है। बिल्कुल ऐसे ही एक वस्तु आवेशित है, ये कोई आवेशित वस्तु है, आवेशित वस्तु के संपर्क में तार से जोड़ दो कोई दूसरी वस्तु को तो ये आवेशित हो जाएगी, तो ये चालन द्वारा आवेश है। और प्रेरण द्वारा आवेश अभी हम बाद में पढ़ेंगे, 2-3 लेक्चर बाद में पढ़ेंगे कि कोई आवेशित वस्तु के पास में अगर कोई दूसरी वस्तु ले आए तो अपने आप इस पे आवेश आ जाता है, इस घटना को प्रेरण कहते हैं। ठीक। तो घर्षण के द्वारा कैसे? रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकल के दूसरी में चले जाएंगे तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाएंगी। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर धन आवेश आएगा, तो जिस पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर ऋण आवेश आएगा। और चालन द्वारा कैसे? एक आवेशित वस्तु के संपर्क में दूसरी आवेशित वस्तु ले आएंगे तो वो भी आवेशित हो जाएगी, ये चालन द्वारा हो गया। प्रेरण द्वारा थोड़ा सा अभी समझ लो, आगे के अगले 2-3 लेक्चर्स में हम 2-3 लेक्चर्स के बाद इसको समझेंगे डिटेल में। ऐसा समझिए, आवेशित वस्तु के पास कोई अनावेशित वस्तु लाओ तो उस पर अपने आप आवेश आता है। पास वाले सिरे पे विजातीय आवेश आता है, दूर वाले सिरे पे सजातीय आवेश आता है, तो ये है प्रेरण द्वारा आवेश। ठीक। तो आवेश होता कितने प्रकार का है? आवेश के प्रकार अगर हम बात करें तो बच्चों ये 2 प्रकार का होता है, जानते हो सभी लोग, है ना? 11th में भी आप थोड़ा केमिस्ट्री में भी पढ़ के आए हो कि आवेश 2 प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। आवेश के प्रकार में अगर हम देखेंगे, एक होता है धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है बच्चों
ऋण आवेश। ठीक, बस इसको 2 मिनट के अंदर समझ लेंगे। धनावेश कब आता है किसी वस्तु पर, ये बताइए आप हमें। धनावेश आता है इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण। क्या के कारण? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, किसी तरह से इलेक्ट्रॉन निकल जाए अगर किसी वस्तु के, तो उस पर जो आवेश आएगा वो धनावेश होगा। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश आता है वो होता है कौन सा आवेश? ऋण आवेश होता है। अब एक बात समझिए आप, वस्तु के अंदर द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन एक कण है, उसके अंदर भी द्रव्यमान है। जब इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से निकलेगा तो उस पर धनावेश आ रहा है, तो द्रव्यमान क्या होगा उसका, घटेगा कि बढ़ेगा? द्रव्यमान कम होगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो धनावेश देने से वास्तव में क्या होता है? द्रव्यमान में कमी आती है वस्तु के। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। और ऋणावेश देने पे क्या होगा? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए वस्तु के ऊपर और इलेक्ट्रॉन चिपक गए, तो क्या होगा ऋणावेश देने पर? द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान में वृद्धि होती है, द्रव्यमान बढ़ जाता है। ठीक, एक बात और दिमाग में रखिएगा, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, मतलब ये कोई आप कॉमेडी का वीडियो नहीं देख रहे कि बैठ के दांत निकालना है। पेन कॉपी लेके जरूर बैठना है और आपको जहां जहां लगता है वो चीजें लिखते चलना है। जो चीज समझ में नहीं आती है वीडियो को पीछे हटा के आप दोबारा सुनते रहिए, सारा कुछ समझ में आएगा, एक एक चीज समझ में आएगी। ठीक, मैं पूरी ताकत से, पूरी ऊर्जा से, अपनी पूरी क्षमता से आपके लिए कोशिश कर रहा हूं, मुझे जो आता है वो आपको समझाने की। तो प्लीज पेन कॉपी साथ में जरूर रखिएगा, बिना पेन कॉपी के काम नहीं बनेगा। हाँ ठीक, चलो अब आवेश के मात्रक क्या होते हैं इस पे बात करते हैं। आवेश के मात्रक, ठीक, यूनिट्स ऑफ चार्ज। आवेश के मात्रक, यूनिट्स ऑफ चार्ज क्या होते हैं? एसआई पद्धति में, एक तो होगा एसआई पद्धति में इसका मात्रक हो गई, और एक होगा सीजीएस पद्धति में। एसआई पद्धति में होता है बच्चों ये कूलाम, इंग्लिश में लिखते हैं COULOMB, और संकेत इसका होता है कैपिटल सी। क्या है बेटा? संकेत होगा कैपिटल सी, और पूरा नाम लिखेंगे जब छोटा सी होगा। कारण इसका क्या है? क्या कारण है, बोलो क्या कारण है? 11th में हमने पढ़ा था एसआई मात्रकों को लिखते समय बरती जाने वाली जो सावधानियां हैं, उसमें है कि जो वैज्ञानिकों के नाम पर यूनिट होती है उनके संकेत तो बड़े से लिखते हैं, हम कैपिटल अक्षर से लिखते हैं, लेकिन पूरा नाम स्मॉल से ही लिखते हैं। और सीजीएस में 2 यूनिट है। अभी तक 11वीं में हमने ऐसा कभी नहीं पढ़ा था कि एक पद्धति में 2 मात्रक हों। यहाँ पे अब हम एक पद्धति में 2 मात्रक पढ़ने जा रहे हैं। एक होता है इसका स्थिर वैद्युत मात्रक, स्थिर वैद्युत मात्रक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU। और एक होता है विद्युत चुंबकीय मात्रक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो स्थिर वैद्युत मात्रक होता है स्थैत कूलाम। क्या होता है बेटा? स्थैत कूलाम, इसको ऐसे लिखेंगे स्टैट कूलाम, ओके। और इधर होता है जो एब कूलाम। क्या? एब कूलाम, और इसका संकेत होगा AB और कैपिटल C। ये है एब कूलाम, ये है स्टैट कूलाम, और ये है कूलाम। समझ में आ रहा है ना सबको? और इनमें ज्यादा समझने का नहीं है, इनमें तो याद करने का, जो यूनिट से हमें याद करनी पड़ेगी। ठीक, तीनों में क्या संबंध होता है? एक कूलाम जो है ये होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम के बराबर, और जो होता है 1/10 एब कूलाम के। इससे आपको क्या समझ में आया कि सबसे बड़ी यूनिट है एब कूलाम, उससे छोटी है कूलाम, सबसे छोटी है स्थैत कूलाम। क्लियर, समझ में आया? तो बच्चों ये थे आवेश की मात्रा, और इसको आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, हमेशा के लिए दिमाग में बिठा लीजिए। ओके, आवेश के गुण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश के क्या गुण हैं? आवेश के अंदर
कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो अब हम आवेश के गुणों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, आवेश कैसी भौतिक राशि है? आदेश की सदिश? बताओ। आवेश एक अदिश भौतिक राशि है, स्केलर क्वांटिटीज है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। आवेश एक अदिश भौतिक राशि है। अदिश को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर। ओके, मतलब इसको हम सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। अलग से कोई नियम की जरूरत नहीं है। आवेश कैसी भौतिक राशि है? अदिश भौतिक राशि है। ठीक। दूसरा, ये मूल भौतिक राशि है कि व्युत्पन्न भौतिक राशि है? सबको मालूम है कि मूल भौतिक राशि ये नहीं है। विद्युत धारा मूल भौतिक राशि होती है। ये कैसी भौतिक राशि है? व्युत्पन्न भौतिक राशि है। आवेश कैसी भौतिक राशि है? व्युत्पन्न भौतिक राशि है। और आवेश दो प्रकार का होता है, सभी को मालूम है। कौन कौन से? अभी बात कर चुके हैं हम, धनावेश और ऋणावेश। और क्या बात है? जो विजातीय आवेश हैं, विजातीय आवेश मतलब धन ऋण, ऋण धन। विजातीय आवेशों के बीच में कौन सा बल लगता है बच्चों? इनके बीच में आकर्षण बल लगता है। और सजातीय आवेश, सजातीय यानी एक जैसी, सजातीय आवेशों के बीच में विकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। इसको अट्रैक्टिव फोर्स बोलेंगे, आकर्षण बल। इसको रिपल्सिव फोर्स बोलेंगे। मतलब अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर व्हेयरएज द लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ओके, अगली चीज क्या होती है आवेश में? अगली चीज क्या होती है? ये संरक्षित रहता है। संरक्षित रहता है मतलब क्या? कंजर्व। आवेश संरक्षित होता है मतलब ना तो हम किसी वस्तु पर आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। इस सिद्धांत को जब बोलते हैं तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत अनुसार किसी विलगित निकाय पर, विलगित का क्या मतलब होता है अभी हम देखते हैं, ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जाता है। स्थानांतरित ही कर सकते हैं। थोड़ा सा उदाहरण से समझेंगे। आवेश संरक्षित रहता है। कोई वस्तु A है, एक वस्तु B है। इस पर मान लीजिए 50 प्रोटॉन है और 50 इलेक्ट्रॉन है, और इस पर 20 प्रोटॉन है और 20 इलेक्ट्रॉन है। ओके, सामान्य अवस्था में तो इसका आवेश कितना हो गया? 50 प्रोटॉनों का हो गया और 50 इलेक्ट्रॉनों का हो गया। इलेक्ट्रॉन पे होता है -E, प्रोटॉन पे +E। तो कुल आवेश इसका 0 है और कुल आवेश इसका भी 0 है। दोनों पे आवेश 0 है। ये बात समझ में आ गई? अब देखो, इसमें से मान लीजिए अगर हमने 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, इधर से इधर चले गए 5 इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या होगा? प्रोटॉन तो जितने थे उतने ही रहेंगे, 50E रहेगा प्रोटॉन का आवेश, लेकिन इलेक्ट्रॉन बचेंगे 45। तो इधर आ गया +5E आवेश आ गया। और इधर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन तो वही रहेंगे और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 20 और 5 25 हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश आ गया, इस पे आवेश आ गया, इस वस्तु B पर -5E। तो देखो दोनों वस्तुएं आवेशित हो गई। इस पे धन आ गया, इस पे ऋण आ गया। लेकिन आवेश संरक्षण देखो, आप अभी भी जोड़ो, कुल आवेश अभी भी जोड़ दो, +5E और -5E। कुल आवेश दोनों वस्तुओं का अभी भी 0 है और पहले भी दोनों वस्तुओं का कुल आवेश 0 था। कुल मिला के कहने का क्या मतलब है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। 5 बातें हो गई आवेश के बारे में। हाँ, और कैसा होता है आवेश बताइएगा जरा। हाँ, आवेश पर गति का प्रभाव नहीं पड़ता। आवेश गति से अप्रभावित होता है। आवेश पर गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे 11वीं में हमने पढ़ा था कि वस्तु के द्रव्यमान पर गति का प्रभाव पड़ता है। आइंस्टीन साहब ने बताया कि जब कोई वस्तु गति करती है, जब कोई वस्तु गति करती है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है, लेकिन आवेश पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब आवेश जो गति में रहता है वो ही विराम में रहता है, जबकि द्रव्यमान के साथ क्या पढ़ा था आपने? द्रव्यमान जो गति का है वो ज्यादा होता है द्रव्यमान विराम से,
एक सूत्र बताया था आइंस्टीन साहब ने कि जब वस्तु गति करती है तो उसका द्रव्यमान इस सूत्र के हिसाब से बढ़ने लगता है, जहां v वस्तु की चाल है और c निर्वात में प्रकाश की चाल है। m नॉट वस्तु का गरम द्रव्यमान है और m वस्तु का गतिज द्रव्यमान है। तो कुल मिलाकर द्रव्यमान तो गति के साथ प्रभावित होता है लेकिन आवेश नहीं होता। मतलब इस पे अगर पेन पे 1 कूलम का आवेश है तो इसको गति कराने पे भी इसमें 1 कूलम आवेश ही रहेगा, ना तो कम होगा ना ज्यादा होगा। ठीक, आखिरी बात बच्चों, 7वीं बात कि यह क्वांटीकृत होता है। कैसा होता है बेटा? आवेश क्वांटीकृत होता है, क्वांटाइज्ड होता है। क्या मतलब है क्वांटाइज्ड का? ये क्वांटीकृत होता है, इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये पैकेटाइज्ड होता है। जैसे हम कहते हैं कि मार्केट से हमने 12 कुर्सियां खरीदी, 20 खरीदी, 25 खरीदी, कभी 12.5 खरीदेंगे क्या? बताओ। किसी के 3.25 फ्रेंड हैं, 2.5 चाचा हैं, बताओ। 1.5 मौसी है किसी की, नहीं है। मतलब या तो 1 मौसी होगी या 2 होंगी या 3 होंगी। 10 फ्रेंड होंगे या तो 11 होंगे, 12 होंगे। 10.5 नहीं हो सकते, 11.5 नहीं हो सकते। ऐसे ही किसी वस्तु पर आने वाला आवेश हमेशा कैसा होता है? क्वांटीकृत होता है। मतलब E के पूर्ण गुणांश के रूप में होता है। E का पूर्ण गुणांश मतलब या तो आवेश आएगा ही नहीं वस्तु पे, और अगर आएगा तो कितना आएगा? या तो +E या -E, या तो +2E या -2E, दशमलव में नहीं आएगा। कारण इसका, वस्तु पर आवेश आता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, और या तो वस्तु 1 इलेक्ट्रॉन खोएगी या 1 ग्रहण करेगी, या 2 खोएगी या 2 ग्रहण करेगी। तो कुल मिलाकर वस्तु पर जो आवेश आता है वो कितना आता है? या तो +E, +2E, +3 दशमलव। ऐसा कोई कहे वस्तु पर इतना आवेश आएगा तो अपन कहेंगे नहीं भाई, आपको अभी जानकारी नहीं है, फिजिक्स आप नहीं समझते हो, इतना आवेश नहीं आ सकता। जिस तरह से आपके 1.5 चाचा नहीं हो सकते, ऐसे ही किसी वस्तु पर 1.5 आवेश भी नहीं आ सकता। ओके, तो आवेश क्वांटीकृत होता है। ये हमने आवेश की 7 प्रॉपर्टीज पढ़ी। आप इनको अच्छे से लिख लीजिए, एक बार फिर से सुन लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक, अब एक छोटा सा सवाल, क्वेश्चन है और सॉल्यूशन भी है। सवाल यह है कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। आवेश को Q से दर्शाते हैं, याद रखना, जैसे द्रव्यमान को M से, आवेश का संकेत Q है। आवेश दिया है 1 कूलम और हमसे कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए कितनी होगी। तो चूंकि Q बराबर N ही होता है, धन ऋण अब हम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे धन बताता है कि इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं और ऋण बताता है कि इलेक्ट्रॉन डाले गए हैं वस्तु पर। ठीक है, और E का मान याद रखना, ये होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। हमेशा याद रखना। इसको याद रखोगे कि भूल जाओगे? याद रखोगे ना? हाँ, E का मान इतना है, हमेशा याद रखिएगा। N बराबर कैसे आएगा? Q/E। Q का मान कितना है? 1 कूलम। E का कितना है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। कूलम से कूलम कट गया तो N कितना आ गया? 1/1.6, 10⁻⁻19 को ऊपर चढ़ाया तो धन 19 हो गई। ठीक, अब इसमें से 10 अलग कर लो और ये 18 की घात कर लो, 1.6 कर लो। ठीक, इसको अगर आप काटिए तो ये आएगा कितना? 6.25 × 10⁻18, यानी 1 कूलम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम कहते हैं कि किसी वस्तु को 1 कूलम आवेश देना है, धन का धनावेश देना है 1 कूलम, तो इतने इलेक्ट्रॉन हमें उस वस्तु से निकालने पड़ेंगे। और अगर 1 कूलम ऋणावेश देना है तो इतने ही इलेक्ट्रॉन हमें उस वस्तु के ऊपर डालने पड़ेंगे। ओके बच्चों, तो आवेश के मात्रक, आवेश के प्रकार, आवेश के गुण हमें समझ में आ गए। आवेश का क्वांटीकरण समझ में आ गया। बस इसमें थोड़ी सी एक बात और आप याद रखिएगा। क्या याद रखना है? कि जो मूलभूत कण है इसकी जरूरत पड़ती है सवालों में। आप कहीं पे सवाल देख के चकराव ना, इसके लिए मैं बता रहा हूं कि इस
पे कितना द्रव्यमान होता है, कितना आवेश होता है। सॉरी, द्रव्यमान और आवेश। ठीक, इलेक्ट्रॉन पे ले लें सबसे पहले। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 10⁻³ kg। आवेश कितना होता है -e, मतलब इधर माइनस लगा दो तो इलेक्ट्रॉन का आवेश आ गया। समझ में आ गई बात। दूसरी बात, प्रोटॉन का होता है 1.67 × 10⁻27 kg। इसको 1 ANU बोलते हैं, तो ये ना लिख के हम आपको 1 ANU भी लिख रहे हैं सीधा, ठीक है। 1 यूनिट या 1 ANU 11वीं में पढ़ी है, एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट प्रोटॉन का मास होता है और इसका आवेश होता है +e। तीसरा का हम देख रहे हैं न्यूट्रॉन का भी लगभग इतना ही होता है, थोड़ा ज्यादा, 1 यूनिट ही मानेंगे इसको भी, 1 एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन अनावेशित होता है। ठीक, एक और याद रखेंगे आप, ड्यूट्रॉन। सवालों में मिलेगा ये, तो चकराएंगे नहीं। ड्यूट्रॉन में द्रव्यमान होगा 2 एटॉमिक मास यूनिट और आवेश होगा +e। ओके, और एक और बार बार सवालों में मिलता है अल्फा कण का द्रव्यमान होगा 4 यूनिट, माने 4 गुना होगा प्रोटॉन से या न्यूट्रॉन से, और आवेश होगा +2e। ओके बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए, ये फिजिक्स में आगे जरूरत पड़ने वाली है हमें। ठीक, तो समझ में तो आया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा चला लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक, और अगर अच्छे से समझ में आया है तो आप इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और फ्रेंड्स को भी बता सकते हो। समझ में नहीं आया है तो दोबारा वीडियो देख सकते हो, आ जाएगा। ठीक बच्चों, आई प्रॉमिस यू, पूरी फिजिक्स हम यूट्यूब पर लेकर आ रहे हैं, तो आप अगर हमारे ऊपर भरोसा करते हो तो हम आपको पूरी तैयारी कराएंगे। ठीक, अगले वीडियो को देखना मत भूलेगा, उसमें हम कूलाम का नियम, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन बोलेंगे जिसको फिजिक्स की, वो लेकर आ रहे हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।